बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फाइनल टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि एक इंतहाई अहम टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर, द वन एंड ओनली रियली इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक मशीन्स, जो कि हम रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हमारी एवरीडे लाइफ में ये काफ़ी जगह पर मौजूद है। तो हम इसको दो हिस्सों में पढ़ेंगे। मैं इस लेसन को दो सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा। एक सेक्शन जो है वो आज हम करेंगे, इसका दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह हम कल करेंगे। सो आज के सेशन में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या है, और इसकी टाइप्स देख लेंगे। एंड वी विल सी कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। कल के सेशन के अंदर हम ये बात देखेंगे कि इसके अंदर जो पावर लॉसेस होते हैं, वो पावर लॉसेस किस तरह से होते हैं। एंड दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सो वी विल सी कि इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग एंड द कंस्ट्रक्शनल पार्ट, and so then we will try to conclude this session. So before we start, I would have a question for you. What do you know, ट्रांसफॉर्मर किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं? जी, किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं ट्रांसफॉर्मर? सर वोल्टेज को हाई या लो करने के लिए। शाबाश शाबाश to amplify the sir electric current sir। शाबाश जी। तो अभी हमें बताया कि जी ये वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज होते हैं। तो क्यों इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है? वोल्टेज जैसे आ रहे हैं उतने ही दे दें बस, ठीक है, काम खत्म। ये इंक्रीज और डिक्रीज सर क्यों करना पड़ता है? जी हमारे जी अप्लायंसेस को कम वोल्टेज वो चाहिए होते हैं, इसलिए वो उसको तकसीम करके देते हैं। शाबाश, वेरी गुड जी बेटा, बिल्कुल ठीक। और कोई स्टूडेंट कोई इनपुट देना चाहे? सर क्योंकि जो हमारे सर डिवाइसेज है वो डिफरेंट होते हैं, उसके वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, इसीलिए हमें डिफरेंट वोल्टेज की जरूरत होती है। अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक सर हम यूज करते हैं। जी बिल्कुल ठीक। आप दोनों की बात को मिला दिया जाए तो मेरे ख्याल से हमारा ये वाला क्वेश्चन आंसर हो जाता है। सो बुनियादी तौर पर हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेस यूज होते हैं, या इंडस्ट्री के अंदर जो अप्लायंसेस या मशीन्स यूज होती हैं, उन मशीन्स के जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट, उसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो एवरी मशीन हैज़ इट्स ओन डिज़ाइन एंड इट्स डिज़ाइन डिमांड्स डिफरेंट लेवल ऑफ वोल्टेजेस। सो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेजेस को इंक्रीज या डिक्रीज करें, ताकि हम एक मुनासिब वोल्टेज प्रोवाइड कर सकें उस अप्लायंस को। हमारा ट्रांसफार्मर है सर वो 3 इशू पे मुश्तमिल होता है, जी जी, कौन प्राइमरी, कौन से? सेकेंडरी, शाबाश प्राइमरी सेकेंडरी एंड कोर। शाबाश, जो वेरी प्राइमरी गुड। जो प्राइमरी होती है वो होती है जिसको वापडा से हम ट्रांसफार्मर को देते हैं, और सेकेंडरी शाबाश वो जो ट्रांसफार्मर हमें हमें प्रोवाइड करता है। और ये जो कोर है वो इसलिए यूज होता है ताकि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है वो आसानी से ट्रेवल कर सकें। हुडा से यानी ग्रिड से ट्रांसफार्मर तक ट्रांसमिशन करती है, और सेकेंडरी जो ट्रांसफार्मर से घरों तक। जी शाबाश। आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मिसाल बताई, जैसे कि वहाँ पर जो प्राइमरी है वहाँ पर हमें ग्रिड स्टेशन से वोल्टेज आ रहे होंगे, और सेकेंडरी में आउटपुट जो वोल्टेजेस हमें मिल रहे होंगे वो घरों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इसी तरह से ग्रिड स्टेशन को भी पीछे से एक वोल्टेज सप्लाई हो रही होती है, यानी कि पावर प्लांट से जो ट्रांसमिशन किए हुए वोल्टेज हैं वहां से ग्रिड स्टेशन में भी एक मेन बड़ा पावर ट्रांसफार्मर लगा होता है, और वो भी उसकी इनपुट पे एक इंतहाई हाई वोल्टेज जो कि तकरीबन 500 केवी तक होता है, 220 केवी तक वो ट्रांसफर किया जाता है। 500 केवी का मतलब है 5 लाख वोल्ट से उसको स्टेप डाउन किया जाता है। तो हम इंशाल्लाह ये कल के सेशन में देखेंगे कि ये वोल्टेज की जो ट्रांसमिशन है, इसमें वोल्टेजेस के लेवल को कहाँ पर स्टेप अप करना होता है, कहाँ पर स्टेप डाउन करना होता है। हम देखते हैं कि व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर। सो ट्रांसफार्मर क्या है जी? इट इज अ डिवाइस विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ वोल्टेजेस इन अ सर्किट। सो जहां पर हमें वोल्टेजेस के लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं
ट्रांसफॉर्मर को। सेकेंडली इसका असूल क्या है, तो इसका असूल जो है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना क्या होता है? प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा इमदाद आपने कि अगर एक प्राइमरी सर्किट के अंदर करंट के तब्दील होने की वजह से, जाहिर है इसके तब्दील होने की वजह से फ्लक्स तब्दील होगा, उसके करीब पड़ी हुई दूसरी कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना, इस फिनोमेना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। एंड इन आवर प्रेजेंट सर्किट हमने एक लगातार चेंज होने वाला करंट सप्लाई किया है। वी हैव प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिंग करंट। याद है आपको, आपने ऑल्टरनेटिंग करंट का जो जनरेटर था वो यू स्टडीड दैट एंड यू फाउंड के एक एक लम्हे के ऊपर, हर दूसरे लम्हे के ऊपर जो इसकी मैग्नीट्यूड है या इसकी डायरेक्शन है वो तब्दील होने की तरफ जाती है। सो इट इज अबाउट टू चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट कैन चेंज इट्स पोलैरिटी एज वेल। सो इसका मतलब है इसकी मैग्नीट्यूड जब लगातार तब्दील होती रहेगी तो उसके कोरोस्पोंडिंगली आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो भी वेरी करेगी। उसके वेरी करने की वजह से आपके सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। सो दिस इज द प्राइमरी कॉन्सेप्ट और इसी असूल पे काम करता है ट्रांसफॉर्मर। अब अहम चीज है कंस्ट्रक्शन का डिस्कस करना। बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद ये दोनों जुड़ी हुई हैं, बट कीप इन माइंड कि ये जो वायर है इसके नीचे इंसुलेशन है। सो यहाँ का करंट इस कोर के अंदर से पास नहीं कर सकता। सो ये जो कोर है जिसको मैं अभी एक सर्कुलर पार्ट, एक राउंड पार्ट में, नॉट इन अ सर्कुलर, इन अ राउंड कंप्लीट पार्ट में इसको हाईलाइट किया है। सो ये पाथ बुनियादी तौर पर आपके मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोवाइड किया गया है। सो दिस कोर इज मेंट टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मैनेज करना चाहते हैं। तो प्राइमरी कॉइल कौन सी कॉइल होती है? एक ऐसी कॉइल जिसके अंदर करंट चेंज हो रहा होता है और सेकेंडरी कॉइल में इस करंट के चेंज होने की वजह से जो फ्लक्स चेंज होगा उसका असर सेकेंडरी में भी फील किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, they are electrically isolated, both of the coils are electrically isolated, but they are magnetically linked with each other. So electrically both of the coils are isolated from each other, but the linkage between both of them is magnetic linkage। और हम मैग्नेटिक लिंकेज को जितना ज्यादा स्ट्रोंग बना सकते हैं उतना स्ट्रोंग बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर एक कोर को यूज किया हुआ है ताकि मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा से ज्यादा लिंकेज हो। सो वी हैव ऑलरेडी सीन that there are two coils, one is known as primary, वो वाली coil जिसके साथ जिस पर हम input current apply करते हैं, and secondary is that level जो कि हम achieve करना चाहते हैं in the output, इसके ऊपर हम load लगाते हैं। सो सॉफ्ट आयरन की कोर है। सॉफ्ट आयरन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है एज अ मटेरियल। इट डज नॉट मीन कि ये च्युइंगम की तरह सॉफ्ट होता है इसलिए इसको सॉफ्ट आयरन कहते हैं, या हम इसको चबा भी सकते हैं। सॉफ्ट मीन्स इन अ सेंस कि ये आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है और आसानी से डीमैग्नेटाइज हो सकता है। द डिटेल्स विल बी कवर्ड इन चैप्टर नंबर 17। okay, what exactly we mean by soft and what exactly we mean by a hard magnetic material। फिर जी इनपुट सोर्स है एसी का और आउटपुट हमें कहाँ पर मिलेगी? सेकेंडरी के अंदर। सो दिस इज इट, दिस इज अ मेजर कंस्ट्रक्शनल सेक्शन जो हमने डिस्कस कर लिया। एंड लेट अस नाउ डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो इसके क्या आप समझते हैं? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? व्हाट इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर? जी Sir, die transformer which increase the output voltage is called setup transformer. वेरी गुड, शाबाश। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर, अप से मुराद है इंक्रीज करना। सो हम यहाँ पर स्टेप, क्योंकि वोल्टेज की बात करें ना, वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। सो एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो कि आपके इनपुट पे वोल्टेजेस का लेवल कम हो और आउटपुट में आपके वोल्टेजेस को बढ़ा देता है।
इसमें कैपेबिलिटी है कि वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज कर सकता है। अब सवाल है कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? जो इसमें सर जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल है वो ग्रेटर देन होता है प्राइमरी कॉइल्स के टर्न से। शाबाश, वेरी गुड। आप देख रहे हैं, आपको नजर भी आ रहा है यहाँ पर कि प्राइमरी जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी कॉइल जो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेजेस हैं वो सेकेंडरी के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। और ये कॉन्सेप्ट आपने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी पढ़ा था, दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जो इंड्यूस ईएमएफ है ये ना सिर्फ फ्लक्स में तब्दीली या फ्लक्स के अंदर होने वाले रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होती, बल्कि इट इज आल्सो प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ टर्न। सो द वोल्टेज दैट वी अचीव on the secondary side are also dependent upon the number of turns. So ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? सर जी ये जो वो ट्रांसफार्मर जो आउटपुट को कम कर देता है। शाबाश, आउटपुट को कम कर देता है या आउटपुट में कोई खास चीज को कम कर देता है? करंट को सर, वोल्टेज। शाबाश, which decreases the output voltage। और कैसे? इसमें जो है ना ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना सेकेंडरी कॉइल में कम होती है प्राइमरी कॉइल से। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जी। सो वी हैव गॉट द आइडिया। दो डेफिनेशंस इसका मतलब है मैं कर सकता हूँ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज भी की जा सकती हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इन द आउटपुट कॉइल एज वेल। सो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो आउटपुट में वोल्टेजेस को बढ़ा देगा, स्टेप अप होगा, और एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो आउटपुट के अंदर वोल्टेजेस को डिक्रीज कर देगा, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नंबर ऑफ टर्न्स के हवाले से अगर किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम हो तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, और अगर उसकी सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। वेरी गुड। सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द वर्किंग। वेरी सिंपल वर्किंग इज देयर। प्राइमरी के अंदर हमने एक लगातार तब्दील होने वाला करंट का सोर्स अप्लाई किया है। करंट लगातार तब्दील होगा। करंट के कंटिन्यूअसली वेरी करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी। सो जब करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास करेंगी। जब जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो लिंकेज है सेकेंडरी के साथ, दैट विल आल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो जिस रेट से ये चेंज होगा प्राइमरी में, उस ही रेट से फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी में। हम सब जानते हैं कि किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। सो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना के जरिए आपकी सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ये बुनियादी वर्किंग का प्रिंसिपल है आपके ट्रांसफार्मर का। जी, इनपुट में एक ऐसा करंट कहीं से मिल गया है, जो कि कहाँ से मिल सकता है हमें, जो कि हमें मिलता है एसी जनरेटर में से, जो कि बाय डिफॉल्ट एक ऑल्टरनेटिंग करंट है जो कि खुद ब खुद चेंज हो रहा है। सो एक चेंज होने वाला करंट, और ये कैसे चेंज हो रहा है, वी ऑल नो कि जब आपका ये आर्मेचर कॉइल जनरेटर के अंदर रोटेट करता है तो हर पॉइंट पर एंगल चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो थीटा के वेरी होने से तो ये जो करंट आ रहा है वो खुद ही चेंजिंग करंट है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो इसके कम ज्यादा होने से, नशेबो फराज से, अप एंड डाउन, राइज एंड फॉल, इसकी वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी लगातार तब्दील होती रहेगी, कभी बढ़ेगी और कभी कम होगी। सो इसके चेंज होने की वजह से प्राइमरी में लगातार एक फ्लक्स इंड्यूस होता रहेगा सेकेंडरी के अंदर। जब बढ़ेगा तो इट विल शो डिफ्लेक्शन ऑन वन साइड, जब कम होगा इट विल शो डिफ्लेक्शन ऑन द अदर साइड। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इनपुट पे है और ऑल्टरनेटिंग करंट ही इंड्यूस होगा, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूअसली वेरिंग फील्ड। सो इज इट क्लियर नाउ? Surely, sir. Thank you. So let us now proceed towards the final section of our today's topic, that is the derivation. Very simple derivation. आपको पता है हमने alternating current का source apply किया हुआ है,
So this alternating source of current is connected with primary. ये जो alternating source है उसमें flux change हो रहा है, लगातार flux change हो रहा है, कभी increase कभी decrease. So the change of flux in the primary coil will induce an EMF in itself. तो पहली तो बात ये है कि ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, आपको पता है ना किसी भी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो कभी बढ़े या कम हो. सो लेट्स से अभी करंट बढ़ रहा है, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, जबकि करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग लाइक दिस. सो जब ये फ्लक्स डिक्रीज होगा अगेन एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस. द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ये इफेक्ट इसमें खुद में भी करेगा. सो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ऐसी वायर है जिसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है. वी हैव अ प्योर कॉपर मटेरियल एंड देयर इज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ओवर दिस. सो अगर इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है देन इन दैट केस कोई भी वोल्टेज जो है वो ड्रॉप नहीं होंगे. तो जो अप्लाइड वोल्टेज हैं, लाइक अप्लाइड वोल्टेज कौन से थे बेटा, जो कि हम इनपुट पे खुद अप्लाई कर रहे थे, जैसे मैंने कहा ना ये जनरेटर से आ रहे होंगे. सो ये वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज हैं जो कि जनरेटर से आ रहे हैं. हमने प्राइमरी के ऊपर वोल्टेज अप्लाई किए हैं, दैट इज वीपी. वीपी इज द अप्लाइड वोल्टेज. और ईपी यहाँ पर कौन से वोल्टेज हैं, जो कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के वोल्टेज हैं. सो ये जो वोल्टेज हैं आइडियल केस में जब रेजिस्टेंस वायर की जीरो हो, वो जितने हमने अप्लाई किए हैं उतनी ही ईएमएफ इंड्यूस होगी. फैराडेज लॉ के मुताबिक, लेंज़ेस लॉ के मुताबिक इट विल बी इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडेज लॉ के मुताबिक हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी. बेटा यहाँ पर जो एन पी है, ये एन पी है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल. एंड अगर हम इसको फर्दर एक्सपेंड करें, सो ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को अप्लाइड वोल्टेज और बैक ईएमएफ बोथ आर इक्वल, क्योंकि ये आइडियल केस है वेयर वी हैव नो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. सो अगर ये इक्वल है तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पर अप्लाई करें, ये माइनस साइन को कीप ऑन करते हुए. तो ये मैंने बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो है वो अप्लाई की हुई है. सो दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, दैट इज दिस फैक्टर. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. तो प्राइमरी के जो वोल्टेज हैं दैट विल बिकम इक्वल टू वीपी इज इक्वल टू एनपी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी. अब आ जाए सेकेंडरी के ऊपर. आप सब लोग ये बात जानते हैं कि जितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ है प्राइमरी के अंदर, वी ऑल नो कि जिस रेट के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है प्राइमरी में, उतने ही रेट के साथ, उतनी ही तेजी के साथ जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, दैट इज अलोंग द सेकेंडरी कॉइल. तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी कॉइल में चेंज होने वाले करंट की वजह से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो सेकेंडरी के अंदर भी महसूस किया जा रहा है. सो दैट इज व्हाई सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन के फॉर्मूला को यूज करें तो सेकेंडरी, जिस तरह वीपी के लिए हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया, वी कैन सिमिलरली डिराइव द सेम फॉर सेकेंडरी कॉइल. बट द ओनली डिफरेंस विल बी कि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं एन एस, और सेकेंडरी में जो वोल्टेज आएंगे दैट विल बी वी एस. अब we have two equations, one is equation 1 whereas the other is equation number 2. So we will divide second one by first one. तो second की left side है vs और first की left side है vp. So vs over vp और right sides इनकी. So you will find कि दोनों के अंदर जो flux का rate of change है वो same है, that will get cancelled and we will get the turns ratio. इस formula को क्या कहते हैं, this factor is known as turns ratio. Turns ratio, this is the ratio between the secondary coil, the number of turns of secondary coil and the number of turns in the primary coil. So ये हमने turns ratio जो है वो derive कर लिया.